हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीएस एसएससी जीडी में जीएस सब्जेक्ट के तहत बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है। एसएससी जीडी का भी सीरीज चल रहा है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस का एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया गया है आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना। जितने भी कम समय भी आपके पास बचे हुए हैं, इसमें से हमारा फोकस है, हमारी पूरी टीम इस बात को लेकर के फोकस्ड है कि आपका एग्जाम को कैसे हम लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें, कैसे उसको और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसी क्रम में हम लोग अभी जीएस का एक कंप्लीट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर से, बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज ये आपका डे 3 है ना। इससे पहले के 2 सेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी जीडी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके उस एग्जाम में अंतिम रूप देने के लिए हमारा ये जो प्रयास है काफी कारगर होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है, किसी वस्तु के त्वरण, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। केवल आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े ना, तो आपका आंसर करना आसान हो जाएगा। केवल अगर सवाल को ध्यान से पढ़े तब। क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कि किसी वस्तु के वेग त्वरण को, त्वरण का मतलब जानते होंगे आप लोग, एसिलेशन होता है ना। त्वरण क्या होता है भाई? एसिलेशन होता है ये, ठीक है। और वेग होता है, और एक होता है गति, जिसको आप बोलते हैं स्पीड, ठीक है। ये सब बात जानना क्यों जरूरी है? वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हैं दोनों के लिए। अंतर क्या है? ये जो है सदिश राशि है जिसमें, है ना, और ये क्या है आपका अदिश राशि है। त्वरण जो है, तो वही कर रहा है यहाँ, त्वरण के बारे में बात कर रहा है, एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहा है, कि तब कहा जाता है जब उस यानी वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है घटता रहता है। यानी समय के अनुसार उसका जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो बढ़ते घटते रहती है ना। क्या उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हालांकि गति यहाँ नहीं बोलेंगे, चाल बोल सकते हैं, अच्छा रहेगा आपको। गति तो होता है केवल मोशन के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे ही यहाँ पर ये टर्म को अगर पढ़ेंगे आप ना, कि समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता घटता रहता है, तब उस कंडीशन में आप त्वरण को क्या बोलेंगे, कि उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। क्या उसे बोलते हैं हम लोग? एक समान गति में, यानी एक समान त्वरण से जब चीजें चलती है, तभी वो समय के अंतराल से, यानी समय के कंडीशन में वो घटता या बढ़ता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक समान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है आगे? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है, बताइए। आप लोग सांस कैसे लेते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग फटाफट, है ना। यानी ह्यूमन बीइंग सांस कैसे लेता है चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जंतु जो है अपनी त्वचा से क्या करता है, शोषण करता है। तो त्वचा शोषण कौन करता है भाई? मेढक करता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, मेढक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है? ये सब वन लाइनर सवाल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जो है अभिक्रियाशील क्या धातु है? अभिक्रियाशील का मतलब जो ज्यादा रिएक्शन कर लेता है आसानी से, क्या उसे बोलते हैं? तो इसमें से आप देखें, इसको हम बोलते हैं एजी, आर्जेंटम बोलते हैं। आयरन को आप बोलते हैं एफी, है ना। एल्युमिनियम को बोलते हैं एल, पोटेशियम को बोलते हैं के। अगर सबके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें आप लोग, तो इसका एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम होगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं या क्या इसका होता है। तो आर्जेंटिनम का जो होता है, मतलब चांदी का, इसका होता है 47, आयरन का होता है 26, पोटेशियम का होता है 19, और एल्युमिनियम का होता है 13, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। तो अब कह रहा है इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी अभिक्रिया कर लेता है। तो सही आपका आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। तो ये जो आप एटॉमिक नंबर है भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका सवाल पूछता है परमाणु संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु, सबसे पहले कह दिया अधातु मतलब नॉन मेटल, ठीक है। ये क्या है भाई? बहुपरमाणिक है, पोली एटॉमिक है। पोली का मतलब ही होता है बहुत, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। यानी कि जिस पर आपका जो एटॉमिक है ना, वो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा वहां रहेगा। तो पॉलिक एटॉमिक हम लोग इसको बोलते हैं, यानी जो अधिक से अधिक कंडीशन में क्या करता है, सबके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सल्फर, ऑर्गन, हीलियम या ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते होंगे इनर्ट गैस के बारे में। देखिए जो ऑप्शन दिया आपका,
ये क्या हो गया भाई, इनर्ट गैसेस हो गया। इनर्ट गैस जिसको आप बोलते हैं अक्रिय गैस, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, अक्रिय गैस। तो इस इनर्ट गैस में कौन कौन होता है, आप ध्यान रखिएगा पूरा, ठीक है। पहला आपका हो गया हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, और क्या हो गया आपका जेनॉन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, रेडॉन। तो ये सब जो आपका है ये इनर्ट गैसेस से ध्यान रखना है, जिसको आप बोलते हैं क्या, बोलिए फटाफट, अक्रिय गैस बोलते हैं। हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन 18 होता है। इस तरीके से ये चीजें बढ़ते रहता है ना, 2 8 2 10 18 36 54 86 ऐसा इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों आपका हो गया इनर्ट गैसेस हो गया, ऑक्सीजन तो जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पॉलीएटॉमिक हो गया आपका सल्फर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये सब जो भी एक्स्ट्रा कुछ बताया जा रहा है आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बहुत बारीकी से पढ़ना है, समझना है, ध्यान रखना है, ताकि वो चीजें आसानी से कर सके आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है, लाल लीगा का संबंध किससे है, लाल लीगा, ठीक है, का खिताब जो है किससे संबंधित है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या दौड़। तो लाल लीगा का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, किससे है, फुटबॉल से है। ये सब वन लाइनर सवाल है, डायरेक्ट आप देख के आंसर मार सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव, क्या लिखा है, भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जगह कहाँ है बताइए, पश्चिम बंगाल दिया है, चेन्नई दिया है, तमिलनाडु दिया है, और क्या दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। चलिए बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का जवाब तो सही आ रहा है भाई, भोरम देव महोत्सव, ठीक है ना। तो भोरम देव महोत्सव यानी जो मंदिर है यह है छत्तीसगढ़ में, क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जानते हैं मध्य प्रदेश से ये अलग होकर बना है, राजधानी इसकी क्या है, रायपुर है ना, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जुलाई 2019 में क्या लिखा है, विंग शूट स्काइड क्या लिखा है, डाइव जंप करने वाले, है ना, प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। जुलाई 2019 में विंग शूट स्काई डाइव, ठीक है ना, जो ऊपर से है ना डाइव करते हैं, तो उसका रहा है कि प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है, शीतल महाजन राणे, अर्चना सरदाना, तरुण चौधरी और रेचल थॉमस। फटाफट आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 7 का सही आंसर, सवाल नंबर 7 का सही आंसर, चलिए कुछ लोगों का बिल्कुल सही आंसर है ना, बिल्कुल सही है, तरुण चौधरी। क्या बोलेंगे इसको, तरुण चौधरी, ठीक है। तो जुलाई 2019 में विंग शूट स्काई डाइव जो है जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का जो नाम है, उनका नाम है तरुण चौधरी, ठीक है। अगला सवाल है 1857 तक, है ना, 1857 नाम सुन के आपके मन में आ रहा होगा प्लासी का युद्ध, क्या रहा है दोस्तों, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। अच्छा प्लासी का युद्ध 1757, सॉरी 1757, 1757, ठीक है। 1857 जो है, आप सिपाही विद्रोह जानते हैं आप लोग, सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो ही कह रहा है सिपाही विद्रोह समय तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। यानी कि इससे पहले आप जोड़ लीजिए तो 100 साल तो यहीं से हो गया आपका, 1757 से 1857, यानी 100 साल और 1600 से मान लीजिए मोटा मोटी, तो 1650 लेकर के 1857 तक 200 वर्षों तक निवास स्थान जो है वो रह चुका था कौन, जहांगीर महल, आगरा का किला, परी महल या लाल किला, बताइए फटाफट आंसर करिए सब लोग, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करिए। सवाल नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 8 का, देखिए आपके मन में आ रहा होगा, है ना, और ये बिल्कुल लाजमी है, सही है, क्योंकि एक ही दिल्ली में आप जानते हैं मुगल सम्राट का जो मेन केंद्र था शासन क्षेत्र का, वो क्या था, दिल्ली था। और दिल्ली में एक ऐसे इमारत खड़े किए गए थे, एक ऐसे स्मारक खड़े किए गए थे जिसे आज आप लाल किला के नाम से जानते हैं, रेड फोर्ट, ठीक है ना। तो वही सबसे बड़ा केंद्र था और वही उसका जगह था जहां से शासन सत्ता को कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाल किला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आगरा का किला कहाँ अवस्थित है, मुझे आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा आगरा का किला कहाँ अवस्थित है, और परी महल कहाँ अवस्थित है, और जहांगीर महल कहाँ है। आपका ये आंसर कमेंट में होना चाहिए सब लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है ना, किस राज्य ने जनवरी 2020 में ऐसा किया है, आसाम, गोवा, ओडिशा या उत्तर प्रदेश।
आसाम, गोवा, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? आंसर करिए आप लोग फटाफट। सवाल नंबर 9 का सही आंसर जल्दी लिखिए। सवाल नंबर 9 का सही आंसर, वर्ष 2020 में जो है सर्वश्रेष्ठ, है ना, झांकी पुरस्कार किसने जीता है गणतंत्र दिवस में? आप जानते हैं हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप जानते ही हैं, और इसमें झांकी भी प्रस्तुत की जाती है। तो जो जिस राज्यों का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है या बेस्ट कुछ क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, उसे ही क्या दिया जाता है, झांकी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना जाता है वहां पर। तो 2020 के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, चूंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आसाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसी सवाल में आप लोग मुझे बताइएगा, अभी पहले जो सवाल था कि 2022 के गणतंत्र दिवस में ये किसे मिला था? आप लोगों के सभी के माइंड में ये सवाल आंसर होगा तो कमेंट में बता दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, किसी भी क्रांतिकारी जो नेता होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनका सम्मान कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जितने भी फेमस जगह हैं, जो फेमस सिटीज हैं, इन सब का नाम चेंज करके सारे के सारे जो हमारे वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी में काफ़ी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने खून बहाए हैं, उनके नाम पर कम से कम ये शहरी सभी शहरों का नाम होना चाहिए, ताकि हमें उन शहर का नाम लेने में फक्र या गर्व गर्व महसूस हो सके। ठीक है ना, तो ये जरूरी है। तो वही कह रहा है, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर कौन से प्राणी उद्यान, ठीक है ना, जैविक जो है, उसका नाम रखने के लिए पेशकश किया गया है? गोरखपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद या शाहजहांपुर? ठीक है, मतलब किस जगह पे वो जो उद्यान है ना, जो वाटिका है, वो किस जगह पे है? गोरखपुर में है, शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, गाजियाबाद में? फटाफट आंसर करिए आप लोग। चलिए, कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, गोरखपुर। क्या इसको बोलेंगे? गोरखपुर। और आप जानते हैं माननीय महाराज जी जो है कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। महानदी जो है, क्या कर रहा है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले तो आपको नदी जैसे ही आए तो आपके माइंड में एक ही बात आना चाहिए कि आखिर उसका पोजीशन कहाँ पे है। आप जानते हैं प्रद्वीपीय भारत का जो नदी है ना, नदी को हम लोग भारत पढ़ने के लिए दो क्रम में बांटते हैं, नदियों का सेक्शन को। मेनली एक तो आपका होता है हिमालयन रिवर, जिसमें से आप पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं आप लोग प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप चले जाएं वेस्टर्न घाट के आसपास, तो 3-4 नदियों का आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। आप नीचे और नहीं देखिएगा, पेरियार नदी भी है, तमिलनाडु में बैगई नदी है, ठीक है ना, ये सब। फिर जैसे ही आप ऊपर आइएगा इधर पश्चिमी पूर्वी घाट के साइड में, तो उड़ीसा के आसपास एक नदी मिलेगा आपको। कौन सी नदी? महानदी, ठीक है ना। उसी की सहायक नदियां, बहुत सवाल पूछता है आपके जीडी में, कई बार पूछा है तेल नदी के बारे में, तेल नदी, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका पोजीशन कहाँ हो गया बताइए फटाफट? उड़ीसा। और उड़ीसा कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी के पास ये सटा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है, आपका ऑप्शन पढ़ाइए तो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। ये अरब सागर में गिरती है, नहीं होगा, ये गलत है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के पास ही है उड़ीसा जो है, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कट गया ऑप्शन। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, सही बात है, इतना किलोमीटर लंबी है। तो केवल इसने गलत पूछा है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए, बाकी सब सही है, सही आंसर भी हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए अगले सवाल का सही आंसर। कोर्ट्स ऑफ इंडिया का, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, देखिए, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक लेखक कौन है? थोड़ा सा अगर आपका माइंड कॉमन सेंस से अगर काम करता है ना, तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। कोर्ट्स जैसे लिख दिया है, कोर्ट्स का मतलब न्यायालय। आप चारों ऑप्शन को पढ़ करके चारों व्यक्ति का जब नाम पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में कुछ ऐसा आता होगा कि कोई ना कोई नाम सुने हैं जिनका संबंध या न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से रहा है, यानी या तो वो जज रहे हैं वहां पर, या फेमस वकील रहे हों, है ना। इस तरीके से अगर नाम को अगर मैच कर पाते हैं ना, या सीजेआई रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो, तो इस तरीके से अगर आपका नाम उससे मैच करता है, तो आप आसानी से ऑप्शन छाड़ करके आंसर कर सकते हैं आप लोग। शशि थरूर तो पॉलिटिशियन है भाई, सत्यार्थ नायक, जयंत कलिता और रंजन गोगोई। तो फेमस नाम यहाँ क्या है? रंजन गोगोई। जो फेमस नाम वही आंसर कर दीजिए। फेमस नाम का मतलब ये कह रहे हैं कि कोर्ट, न्यायालय से जुड़ा हुआ जो नाम है रंजन गोगोई के बारे में आप जानते हैं, बहुत पहले सुने भी होंगे आप लोग। तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रंजन गोगोई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? भारत सरकार ने वर्ष आयुष्मान भारत, है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे शॉर्ट में लिखते हैं ABPMJAY। AB का मतलब हो गया आयुष्मान भारत, PM का मतलब प्रधानमंत्री, और JAY का मतलब हो गया जन आरोग्य योजना।
को मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? आप लोग फटाफट मुझे आंसर करिए, किस वर्ष इसकी मंजूरी मिली थी? 2018 में, 14 में, 19 में और 15 में? फटाफट आंसर किया जाए, जल्दी जल्दी आप लोग। सवाल नंबर 13 का सही से आंसर करिए आप लोग, 13 का सही आंसर। चलिए, कुछ बच्चों का सही आंसर आ गया है 2018 में, ठीक है ना। तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है ना, ये आरोग्य योजना के तहत गरीबों के इलाज के लिए काफी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, कही गई है, ठीक है ना। और इसका लाभ भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, है ना, और सेवाओं का मुद्रा मूल्य कहलाता है। इसमें केवल टर्म पढ़ने में ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कह रहा है एग्जैक्टली, टर्म को फोकस करिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, है ना। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, एक ही मैं फोकस कर रहा हूं, सभी अंतिम वस्तुओं, ठीक है, और सेवाओं का मुद्रा मूल्य कहलाता है। तो जैसे इसमें आ गया सब को जोड़ करके आ गया, तो आप ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं भाई। सकल का मतलब ही होता है ग्रॉस, सभी होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। कई बार जब हिंदी का मतलब नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश से समझ सकते हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सभी होता है, सकल होता है। इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर, सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम लोग जीडीपी और जीएनपी का हेल्प लेते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया, जीडीपी का मतलब क्या हो गया? सकल घरेलू उत्पाद हो गया, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ऐसा यूज करेंगे। तो ये दोनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनएनपी हो गया, सॉरी एनएनपी नहीं, एनडीपी, क्या इसको बोले हम लोग शॉर्ट में? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। और हो गया पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे क्वेश्चन का दिया था सभी अंतिम वस्तुओं का, तो सही आंसर आपका जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? मौर्य साम्राज्य के, यानी कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। आप करिए, क्या बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है, अशोक है, बृहद्रथ है ना? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा बताइए। सवाल नंबर 15 का सही आंसर करिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, पहले कर देंगे इनको भाई, फिर बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, ठीक है। सही आंसर आपका सी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है भाई, काफी आसान क्वेश्चन सब रहता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन जो है 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का अधिकार, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आपके पास पहले से मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना। अभी कितने अधिकार हैं मौलिक अधिकार? 6 अधिकार हैं, 6 एफआर है, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट है। अगर आप इसको बात करें तो आपका ये क्या है? 14 से 18 है पहला आपका, बताइए कौन सा इसमें है? 14 से 18 समानता का अधिकार। उसके बाद क्या है भाई? 19 से क्या है आपका? 19 से 21 है ना। फिर 22 से 24 है। उसके बाद फिर आपका 19 से 21 आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, 22 से 24 आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है आपका, है ना। और उसके बाद क्या है आपका? 29-30 है। 25 से 28 जो है आपका, तो ये हो गया समानता का अधिकार। 19 से 21 आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। 22 से 24 आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29-30 आपका हो गया इसमें, ठीक है ना। 29-30 स्पेशली इसमें कर सकते हैं, 25 से 28, 29-30, ठीक है। तो इस तरीके से का जो आपका अधिकार है, ये 6 आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ये चीज आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें, एक बात और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, और ऐसा कहे थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। इसमें आप लोग 25 से सीधे 30 ही कर लीजिए इसमें, ठीक है ना। 25 से जो आपको आर्टिकल है, 28 से मेनली मेंशन किया रहता है उसमें, ठीक है, आर्टिकल 32 में। तो उसी में एक अधिकार था आर्टिकल जो है पहले 31 में, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था उसमें? संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। लीजिए हम लिख देते हैं 29-30 स्पेशली संपत्ति का अधिकार। इसको हटा करके कहाँ रख दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा कर रख दिया गया था
300 का ए में, कहाँ रख दिया गया था? 300 का ए में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है रख दिया गया मतलब क्या हो गया? ये अधिकार हट गया, अब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1968 का, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। निम्नलिखित में से किस देश में ने 2020, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? किस देश ने की है? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर, फटाफट आंसर करिए आप लोग। सवाल नंबर कितना है? 17 का सही आंसर करिए, 17 का सही आंसर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका ने किया था, है ना। हालांकि ये सब करंट पढ़ने की जरूरत है, पहले से क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो आउटडेटेड हो गया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है भाई? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, यानी एलआईसी बारे में बात कर रहा है। एलआईसी आप जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या कह रहा है उसके बाद? संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था, यानी कि कब पारित किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम? वही एलआईसी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ठीक है। तो इसका डेट बताना है आप लोगों को, 1956, 1900 या 48, 47 या 65? कब किया गया था? कब किया गया था इसका? 1956, ठीक है ना, सही आंसर करेंगे आप 1956, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आपका है? पढ़िए ध्यान से, सारा वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी आसान सवाल दिया है। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरुआत में की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या लिखा है यहाँ पर? भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा, बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या जीवन प्रमाण, ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, चलिए फटाफट करिए, कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर आप इसको ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें, क्या कर रहा है? पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा, बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा। तो जीवन ज्योति बीमा योजना ज्योति है, मतलब इसको अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। मुद्रा योजना और जनधन योजना, ये सब तो जानते हैं, फेमस नाम है। यहाँ सही आंसर करेंगे आप लोग जीवन प्रमाण के बारे में, ठीक है। चलिए आगे याद रखिएगा अगले सवाल की ओर। ये है आपका आज के इस सेशन का, इस क्लास का अंतिम सवाल, करिए इसका आंसर। तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किससे है? तवेशा मलिक का संबंध किस खेल से भाई? गोल्फ से है। किससे है ये? गोल्फ से, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सेशन, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और काफी कुछ चीजें आप पढ़े भी होंगे, मजा भी आया होगा आपको। तो इस सेशन को ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पैन एग्जाम आपके लिए काफी कुछ प्लानिंग कर रहा है और आगे आने वाले समय में लॉन्च भी होने वाला है। अभी आपका जीडी का जो अभी चल रहा है, इसमें इस सीरीज के साथ ही हम लोग एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे CHSL के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, फैलाइए इसको, ताकि आपके इसी प्यार की वजह से हम यहाँ पर क्या है, मोटिवेटेड होकर के काम करने में लगे रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।